अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें दे रखा है कि दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं तो उनके इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जैसे ही लाइंस पैरेलल हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि उनका स्लोप इक्वल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2। ये तो इक्वल होगा ही ना। स्लोप होता है यहाँ से देखिए क्या है, -a1/b1 है पहले का स्लोप, दिस विल बी इक्वल टू -a2/b2 दूसरे का स्लोप। अगर दोनों को इक्वल होना है तो इस a2 को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि उनका जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेशियो दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y टर्म। ये तो होगा ही। मान लेते हैं कि ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो हमें पहला इक्वेशन ये दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये है। तो इस दूसरे इक्वेशन में थ्रू आउट द इक्वेशन अगर हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें LHS और RHS को, RHS में तो 0 है तो 0 ही रह जाएगा। तो जो दूसरा इक्वेशन है क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स a2। तो लैम्डा टाइम्स a2 क्या है, a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2 आप यहाँ से देख रहे हैं, और b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2। तो जैसे ही आप लैम्डा टाइम्स a2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा a1x प्लस लैम्डा टाइम्स b2 करिएगा तो मिल जाएगा b1y प्लस लैम्डा टाइम्स c2 इज इक्वल टू 0। तो ये था पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये है दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पहले के पैरेलल है। तो दोनों में आप क्या रिलेशन देख रहे हैं, देखो ये a1 है, ये भी a1 है, ये b1 है, ये भी b1 है। ये वाला जो टर्म है ना c1 और लैम्डा c2 ये अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है कि कोइंसाइडिंग वाले केस में ये दोनों मैच कर जाएं। तो वो तो एक स्पेशल केस हो गया ना कि दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं। तो इन जनरल अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो आप यहाँ से देख करके क्या कह सकते हैं, अगर आपको कोई दे रहा है कि बेटा ये ले एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और मुझे एक दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल जो भी स्ट्रेट लाइन होगा ना उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक फंडा समझ लो कि जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखा है किसी स्ट्रेट लाइन का और आपको इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो जो भी इसका x और y का कोएफिशिएंट है ना उसको आप सेम रखते हैं। पैरेलल लाइन में ध्यान रखना कोएफिशिएंट को सेम रखते हैं। ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो हम लोग कुछ लिख देते हैं, c1 c2 लिख देते हैं। अब इस कांस्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में आपको कुछ और कंडीशन दे रखा होगा कि जो दूसरा पैरेलल लाइन है वो किसी पॉइंट 2-3 उससे पास कर रहा है, तो 2-3 ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह 2-3 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा एक स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो जो पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से। तो उसमें बेसिक फंडा क्या लगाना है, बेसिक फंडा ये लगाना है कि जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो जो x और y का कोएफिशिएंट है ना a और b, देखो ये सेम रहता है। कांस्टेंट वाला टर्म चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अदर गिवन कंडीशन। वो अदर गिवन कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी लाइंस पैरेलल हो ना तो x और y वाला जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहेगा। यहाँ a है, यहाँ b है, तो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी b होगा। तो ये तो हुआ पैरेलल लाइंस के केस में। अब हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा बनता है उस थीटा की वैल्यू इस रिलेशन से आता है tan थीटा इजकल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, मान लीजिए कि ऐसा है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस m1 m2 दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो मान लीजिए कि आपको एक लाइन दे रखा है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपको फाइंड करना है दूसरे लाइन का इक्वेशन,
और ये भी दे रखा है कि जो दूसरा लाइन है वो पहले लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो उसका आप कैसे इक्वेशन लिखिएगा? आप जान रहे हैं कि दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के केस में हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होना है। तो आप यहाँ पर दूसरे लाइन का जो इक्वेशन लिखिएगा वो ऐसे लिखिएगा। आप क्या करिए कि जो x और y का कोएफिशिएंट है ना, उसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट है b, तो जो नया इक्वेशन लिखिएगा उसमें x का कोएफिशिएंट कर दीजिए b, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, और साथ में एक माइनस भी डालिए, प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। ये नया स्ट्रेट लाइन हो गया जो पहले स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। और ये c1 कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखा होगा कि दैट द सेकेंड लाइन पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उससे आप c1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये bx माइनस ay मैंने क्यों लिखा? वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो पहला लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले लाइन का स्लोप क्या होगा? देखो तो जरा यहाँ से, पहले लाइन का स्लोप है -a/b, ठीक है। दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? दूसरे लाइन का स्लोप होगा b/a। दोनों का प्रोडक्ट देखो, b इंटू बी, a इंटू ए, ये -1 आ गया। तो आपको ये लेना पड़ेगा, bx माइनस ay करना पड़ेगा। ये करिएगा तभी जो नया लाइन होगा ना, वो पुराने लाइन, इस ब्लू वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देना कि बेटा ये एक इक्वेशन है और आपको एक नए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो पहले स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर वाली बात आए ना, तो क्या करोगे? देखो कोएफिशिएंट की स्वैपिंग कर दोगे, अदला बदली कर दोगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे b था तो इधर b कर दिया, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a कर दिया। कोएफिशिएंट की स्वैपिंग करोगे, अदला बदली करोगे, साथ ही साथ एक माइनस भी लगाओगे। माइनस क्यों लगाओगे? माइनस लगाओगे तभी तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको -1 मिलेगा। ये मिलेगा तभी तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। कोएफिशिएंट की स्वैपिंग करिए। देखिए y में यहाँ पर b है तो इसको इधर किया, यहाँ x में a है तो इसको इधर किया। कोएफिशिएंट की स्वैपिंग हुई, अदला बदली हुई, और साथ में एक माइनस का भी तड़का डाल दिया, माइनस भी लगा दिया। तो ये नया स्ट्रेट लाइन हमें मिल गया। इसमें c1 की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग किसी कंडीशन से फाइंड कर लेंगे, जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 - 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4x, देखो स्वैपिंग करेंगे, y का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 कर देंगे और -3y कर देंगे। 3 यहाँ पर आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस सम कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू 0। इस c1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 - 3 से पास करता है, यानी कि x और y की जगह 2 और -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना है, उससे हमें c1 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि 4 × 2 -3 × -3 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप c1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। c1 की वैल्यू फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2 - 3। फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो कोऑर्डिनेट होगा x एंड y वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्लू वाले स्ट्रेट लाइन पे हर जगह x और y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ax प्लस by प्लस c की वैल्यू 0 आती है। ये जो ब्लू वाला लाइन है इसमें आप कहीं भी चले जाइए, x और y की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको अगर आप LHS में पुट करिएगा तो आपको LHS की वैल्यू 0 मिल जाएगी। यानी कि इस ब्लू वाले लाइन के ऊपर ax प्लस by प्लस c की वैल्यू 0 मिलेगी। अब अगर हम लोग इस ब्लू वाले लाइन के ऊपर या नीचे या इस ब्लू लाइन से अलग कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए कि इधर आते हैं या इधर आते हैं, तो वहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं x एंड y। इस x एंड y के लिए अगर हम लोग ax प्लस by प्लस c की वैल्यू फाइंड करें
तो ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, या नेगेटिव होगी। 0 तो नहीं होगी ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा इसका मतलब दिस पॉइंट XY सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और उस केस में इस पॉइंट को इस लाइन पे लाई करना पड़ेगा। यानी कि इस लाइन के अलावा अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिएगा, या तो इधर या इधर, ऊपर नीचे कहीं भी लीजिएगा, तो ax प्लस by प्लस c की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मान लीजिए कि इस साइड अगर ax प्लस by प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो इस साइड उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसी का रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है कि अगर इस साइड में ax प्लस by प्लस c की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस साइड उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन है, ये पूरे XY प्लेन को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट में ax प्लस by प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दूसरे पार्ट में उसकी वैल्यू नेगेटिव है। अगर इस पार्ट में उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली दूसरे पार्ट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओरिजिन यहाँ पर है, 0 0 यहाँ पर है, और अगर ax प्लस by प्लस c की वैल्यू मान लीजिए कि ओरिजिन पे पॉजिटिव है, तो इन सारे पॉइंट्स पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के उसी साइड में सिचुएटेड है जिस साइड में ओरिजिन सिचुएटेड है। तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन के किस साइड में सिचुएटेड है वो आप कैसे पता करिएगा? ax प्लस by प्लस c की वैल्यू से। ये जो लाइन है वो XY प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट में ax प्लस by प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरे पार्ट में नेगेटिव होगी।